CH9 मूनलाइट फिदर एजिलेट। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सेन था। ध्रुव सेन ने कहा, लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुम काफी भाग्यशाली हो। ध्रुव सेन वही था जिसने पिछली बार दक्ष की हत्या करने की कोशिश की थी। ये दीपंकर सेन का सबसे बड़ा बेटा था। इधर दक्ष ने ध्रुव सेन पर एक तीखी नजर डाली और फिर वो मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। ध्रुव सेन अभी सिर्फ साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, जबकि दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हेवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे वो किसी भी तरह से ध्रुव सेन से कमतर नहीं था। दक्ष को सिर्फ 1 या 2 और मार्शल आर्ट कौशल सीखने की आवश्यकता थी। इसके बाद वो निश्चित रूप से ध्रुव सेन को हराने में सक्षम हो सकता है। आंध्र दक्ष ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर दक्ष ने ध्रुव सेन को सीधे नजरअंदाज कर दिया और तुरंत जिंग इमारत की तरफ चला गया। वो पहले अपने कौशल और ताकत में सुधार करना चाहता था और फिर ध्रुव सेन से बदला लेना चाहता था। यह देखकर कि दक्ष ने उसे नजरअंदाज कर दिया है, ध्रुव सेन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार निश्चित रूप से मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शव को तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा। यह कहने के बाद ध्रुव सेन ने दक्ष की ओर नफरत भरी दृष्टि से देखा। जब शौर्य जिंग इमारत के पास पहुंचा, तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी आलस्य से बैठकर आकाश की ओर देख रहा था। उस बूढ़े आदमी के पास जाकर दक्ष ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम वरिष्ठ। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एकमात्र व्यक्ति था जो इस जिंग इमारत की रक्षा करता था। जिंग इमारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उतना महत्वपूर्ण था। जब दक्ष ने उस बूढ़े को देखा तो उसे अपने पिछले जीवन में देखी गई एक मूवी की याद आ गई। उसने उस मूवी का वो सीन याद किया जिसमें एक बूढ़ा शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर एक नौकर की तरह फर्श साफ कर रहा था। दूसरी तरफ जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की आवाज सुनी, तब उस बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने दक्ष की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दक्ष को अपना अभिवादन करता देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी आश्चर्यचकित हो गया। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वो बहुत आश्चर्यचकित था। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर। तुम सिर्फ पहली मंजिल पर ही जा सकते हो और वहां मौजूद कौशल को चुन सकते हैं। तुम अधिकतम 2 कौशलों का ही चयन कर सकते हो। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ। जिंग इमारत को 3 मंजिलों विभाजित किया गया था। निचले स्तर के शिष्यों के पास सिर्फ पहली मंजिल पर ही जाने का अधिकार था, जबकि उनसे बाद वाले शिष्यों को दूसरी मंजिल पर तथा विशेष शिष्यों को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त था। पहली मंजिल पर उपलब्ध सभी मार्शल आर्ट कौशल साधारण स्तर के थे, हालांकि संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार उन कौशलों और तरीकों को खोजना संभव था जो किसी के स्वयं के लिए सबसे उपयुक्त थे। ये सभी कौशल 4 पर्वतीय संप्रदाय के बुनियादी कौशल और तरीके थे। ये सभी सेन परिवार में पाए जाने वाले किसी भी कौशल से कहीं अधिक बेहतर थे। इस समय दक्ष को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी एक मार्शल आर्ट कौशल। इसलिए उसने मार्शल आर्ट कौशल की पुस्तकों की तलाश में एक बुक सेल्फ की ओर कदम बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर दक्ष अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल की तलाश करने लगा। दक्ष ने एक पुस्तक देखी और कहा, 7 घातक मुट्ठी तकनीक। एक मुक्के से 7 घातक हमले का ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मुट्ठी मार्शल भावना है। यह कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक से अपनी नजर हटा ली और दूसरे पुस्तक की ओर चला गया। उसने एक दूसरे पुस्तक की ओर देखते हुए कहा, तूफान ब्लेड। हवा को ही एक हथियार में बदल देना और कई पवन ब्लड लॉन्च करना। ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास वायु की भावना है। इसके बाद दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और एक और पुस्तक के पास चला गया और उस पुस्तक को देखकर उसने कहा, उग्र मुट्ठी साधारण स्तर का शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल। ये कौशल जानवरों की आत्माओं के लिए उपयुक्त कुशल है। दक्ष ने उन सभी किताबों को बस एक नज़र से देखा और फिर उनसे अपनी नज़रें हटा ली। दक्ष के पास लिटिल ब्लैक स्पिरिट थी जो कि उसे हर कौशल को समझने में सक्षम बनाती थी। दक्ष की समझने की क्षमता बहुत मजबूत थी। जब किसी कौशल को सीखने की बात आती थी तो वो उसे आसानी से सीख सकता था। ये लिटिल ब्लैक स्पिरिट का एक फायदा था, हालांकि उसे अभी तक वो कौशल नहीं मिला जो वो चाहता था। जल्द ही दक्ष को एक किताब मिली, ठंडी हवा वाली तलवार, तेज और कुशल।
इस कौशल का उपयोग प्राकृतिक अनुग्रह और सुंदरता के साथ किया जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उस पुस्तक के बारे में ये पढ़ते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वो अचानक उस किताब में दिलचस्पी लेने लगा। दक्ष हमेशा से तलवार लेकर देश के कोने कोने में घूमकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना और बुरे इरादों वाले लोगों का खून बहाना चाहता था। उस किताब को कुछ देर देखने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिला दिया। दक्ष ने कहा, ये वो कौशल नहीं है जिसे मैं चाहता हूं। यह कहने के बाद दक्ष ने उस किताब को दोबारा रख दिया। इसके बाद दक्ष दोबारा पुस्तकों की तलाश करने लगा। दक्ष को एक और पुस्तक मिली, तलवार निकालना तलवार कौशल। तलवार निकालना एक आवश्यक कौशल है जो बिजली की गति से हत्या करता है, एक तेज गति से एक बार में हत्या करता है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उस पुस्तक को देखकर दक्ष रुक गया। उसे ऐसा लगा कि उस तलवार कौशल का उपयोग अन्य तलवारों से अलग था। तलवार चलाने वालों को जो चीज सबसे कम पसंद है वो है म्यान से तलवार निकालने का समय, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसके दौरान एक निश्चित मात्रा में समय नष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसे समय में देरी हो जाती है जब हमला किया जा सकता है। फिर भी तलवार निकलना लोगों को मारने के लिए बनाया गया एक कुशल कौशल था। तलवार निकालने का एकमात्र उद्देश्य हत्या करना था। उस कौशल का सबसे शक्तिशाली समय तलवार निकलना और एक ही चाल से वार करना था। यदि आप एक बार भी चूक गए तो आप सिर्फ अपने आप को हारा हुआ मान सकते थे। इसके अलावा तलवार निकलना अन्य सभी तलवार कौशलों के समान नहीं था। इसका सिर्फ एक ही स्तर था और एक ही गति थी। तलवार निकलना, लोगों को मारना, यही उसका उद्देश्य था। एक तेज प्रतिक्रिया और तलवार आपके दुश्मनों के खून से रंगी होगी। वो पुस्तक दक्ष को पसंद आ गई। दक्ष ने कहा, मैं इसे चुनता हूं। यह कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक को ले लिया और फिर एक बॉडी मूवमेंट तकनीक चुनने के लिए दूसरी किताब ढूंढने लगा। आखिरकार उसे ये सुनिश्चित करना था कि वो हर समय एक ही बार में हत्या करने में सक्षम हो। यदि वो एक बार में हत्या करने में सक्षम नहीं हुआ तब वो सिर्फ तेजी से वहां से भाग सकता था। दीवार पर छलांग लगाना, दीवारों पर उछलना भी कुछ ऐसा था जो उपयोगी हो सकता था। इसके बाद दक्ष ने जल्द ही मूनलाइट फेदर नामक एक पुस्तक चुनी जो एक बॉडी मूवमेंट तकनीकी थी। जो कोई भी इस मूनलाइट फेदर नमक कौशल में महारत हासिल कर सकता है वो इतना शक्तिशाली बन सकता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। दूसरे किसी को भी आपकी परछाई और अपनी मौत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। दोनों पुस्तकों को लेने के बाद दक्ष उन्हें उसे बूढ़े व्यक्ति के पास ले गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष के हाथों से वो दो पुस्तकें ली तब उसने कहा, तलवार निकालना। इसके बाद उस बूढ़े ने कहा, बच्चे, तलवार निकलना। ये पहली बार है कि इसे किसी ने लिया है। फिर भी तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि यदि किसी ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है और तुमने अभी भी अपनी तलवार नहीं निकली है, तो अगर तुम्हारी गति तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में धीमी है तो परिणाम स्पष्ट है कि तुम हार जाओगे और संभवतः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी कह सकता है कि ये कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तर की उपलब्धि और मन की आवश्यकता है। तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से तेज होना होगा, तभी तुम उसे एक ही झटके में मार पाओगे। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ, मैं समझता हूं। बूढ़ा आदमी दक्ष को उसकी कमजोरी से अवगत कराकर उसके प्रति अपनी दयालुता दिखा रहा था। दक्ष इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हो तो ये अच्छी बात है। यदि तुम एक ही बार में सफलतापूर्वक नहीं मार सकते तो मूनलाइट फेदर भगाने के लिए उत्कृष्ट बॉडी मूवमेंट तकनीक है। यह कहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया और फिर उसने दक्ष के द्वारा ली गई पुस्तकों को जांचना शुरू कर दिया और फिर उसने दक्ष से कहा, तुम्हें इन दोनों पुस्तकों को 1 महीने के भीतर जिंग इमारत में वापस करना होगा। 1 महीने से अधिक समय के लिए अगर ये पुस्तक उधार ली गई तो 4 पर्वतीय संप्रदाय के अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण पर इसका असर पड़ सकता था, क्योंकि वो इन पुस्तकों को नहीं ले पाएंगे। इस पर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने वो दोनों किताबें अपने हाथों में ली और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। इस पर उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकलते हुए कहा, तुम इस तलवार को अपने बेल्ट के रूप में उपयोग कर सकते हो।
क्योंकि ये बहुत नरम है, ये तलवार वैसे भी यहाँ किसी काम की नहीं है। तुम इसे ले सकते हो और इससे मजे कर सकते हैं। इसके बाद, इससे पहले कि दक्ष उसे धन्यवाद कह सके, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जाओ और अभ्यास करना शुरू करो। इस पर दक्ष अपना सिर खुजाया और थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने अपने हाथों में लचीली तलवार को लिया और करीब से देखने लगा। दक्ष ने कहा, तलवार निकालने के साथ साथ तलवार को बेल्ट की तरह पहनने से आप किसी पर भी अचानक हमला कर सकते हैं और उसे एक ही झटके में मार सकते हैं। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वो उस बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर चला गया। दक्ष को जाता हुआ देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब से मैंने ऐसे दिलचस्प युवा व्यक्ति को देखा है। यह कहने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया और आसमान की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो सोच में खो गया हो। CH10 ये रोशनी की गति है। 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ था। इनमें से हर एक पर्वत चोटी एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य आसानी से इन ऊंची पर्वत की चोटियों पर जा सकते थे। ये पहाड़ की चोटियां जिन्होंने इस क्षेत्र को एक धन्य स्वर्ग बना दिया था, गुफाओं से भरे हुए थे, जहां शिष्य जा सकते थे और शांति से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। ये सभी पहाड़ की चोटियां विशेष रूप से ऊंचे और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते थे। इसलिए इन पहाड़ों पर जाना अभ्यास के लिए शांति खोजने का एक आसान तरीका था। दक्ष जल्दी उन 4 पर्वत चोटियों में से एक पर्वत चोटी के ऊपर चला गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर जब उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसने बादलों का एक असीम समुद्र देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। ऐसा नजारा किसी को भी निश्चित, तनाव मुक्त और आनंद और शांति महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद दक्ष ने अपना ध्यान सिर्फ अपने अभ्यास पर ही लगाया। वो बार बार तलवार निकालने के कौशल का निरंतर रूप से अभ्यास कर रहा था। बूम बूम बूम, पत्थरों से तलवार टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दक्ष की तलवार से हर बार पत्थरों पर एक लंबा और पतला निशान दिखाई देता था। 10 दिनों बाद दक्ष पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण ले रहा था। वो बिना आराम के प्रशिक्षण ले रहा था, जिसे प्रत्येक पत्थर पर तलवार के अलग अलग निशानों से देखा जा सकता था। तलवार निकालने का कौशल एक ऐसा कौशल था जिसके लिए 2 पहलुओं को विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसमें से एक गति और दूसरी शक्ति थी। ये दोनों अभ्यास के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। तलवार को म्यान से निकालते समय अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। तलवार निकालने का कौशल निश्चित रूप से कोई नियमित तकनीक नहीं थी। दक्ष इस समय पसीने से लथपथ था, क्योंकि वो हर दिन सुबह से शाम तक प्रशिक्षण ले रहा था। नियमित अभ्यास ही उसकी ताकत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। आंदोलन को लगातार दोहराने के लिए दृढ़ और अतुलनीय इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। साधना पथ पर मजबूत बनने का यही एकमात्र तरीका है। दक्ष अपने पिछले जीवन को नहीं भूला था। भले ही पिछली दुनिया उच्च भावनाओं और धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसे दुनिया में अनेक कष्टों से भी गुजरना पड़ता था। उस दुनिया में भी कमजोर होने से मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि अन्य मजबूत लोग आपको धमका सकते थे, यहां तक कि आपको मार भी सकते थे। इस जीवन में भी ध्रुवसेन ने कमजोर और शक्तिहीन दक्ष को मार डाला था। हालांकि दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट हर मिनट जीवंतता प्राप्त कर रही थी, जैसे कि वो जीवित अवस्था में हो। फिर दक्ष ने एक पल के लिए कौशल का अभ्यास करना बंद कर दिया और अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया। योद्धा की आत्मा और मार्शल भावना दोनों लगभग एक ही थे। अगर इसका निरंतर प्रयोग किया जाता तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत हो सकती थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष दोबारा खड़ा हुआ और इस बार उसने अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब तक सूरज डूबने लगा था। दक्ष ने बादलों के समुद्र को देखते हुए कुछ देर तक आराम किया। उसके चेहरे पर इस समय एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष ने कहा, अब अभ्यास के लिए एक गुफा ढूंढने का समय आ गया है। यह कहने के बाद दक्ष उठकर पहाड़ों की ओर चला गया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद दक्ष को कुछ गुफाएं मिली, लेकिन उन गुफाओं पर पहले से ही कई शिष्य अभ्यास कर रहे थे, इसलिए दक्ष वहां से चला गया। कुछ समय बाद दक्ष एक घाटी में पहुंचा, जहां पर पहाड़ी के ऊपर से झरना बह रहा था।
दक्ष ने पहाड़ी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया और फिर उसने चलना बंद कर दिया। दक्ष ने अपने सामने दो पहाड़ की चोटियां देखी। इसके बीच में एक सकरी दरार थी, जो एक छोटे रास्ते की तरह थी, जिसमें सिर्फ दो लोग ही चल सकते थे। उस जगह से सूरज की रोशनी आ रही थी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक प्रवेश द्वार हो, जिसमें से देव रोशन निकल रही हो। उस जगह को देखकर दक्ष ने कहा, इन पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी के किरण है। मुझे आश्चर्य है कि वहां क्या है। यह कहने के बाद दक्ष उत्सुकतावश उस जगह की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी और सूरज की किरण उसी जगह से आ रही हो। इसी समय दूर स्थान पर दो शिष्य दक्ष को उस जगह की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। वो दोनों दक्ष को उस ओर जाते हुए देखकर हंसने लगे और दक्ष की आलोचना करने लगे। उन दोनों में से एक शिष्य ने कहा, इस बार वो कचरे का टुकड़ा बहुत दुर्भाग्यशाली है। उसे नहीं पता कि वो जहां जा रहा है वो जगह हमारी वरिष्ठ हिमांशी की है, जहां वो प्रशिक्षण लेती है। ये काफी आश्चर्य की बात है कि उसने वहां जाने की हिम्मत की। क्या उसे इसके विषय में नहीं पता है? इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, वरिष्ठ हिमांशी की ताकत हमारी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, हमारे सभी साथियों से कहीं अधिक मजबूत। वो एक सच्ची प्रतिभा है, उन्हें सीनियर कहना ही उन्हें संबोधित करने का एकमात्र तरीका है। जब दोनों से शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, तब इधर दक्ष उस क्षेत्र में कई 100 मीटर पहले ही चल चुका था, जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। जल्द ही जब दक्ष वहां पर पहुंचा, तो उसके सामने एक विस्तृत क्षेत्र सामने आया। वो स्थान असाधारण रूप से सुंदर और अत्यंत विशाल था। वहां एक विशाल झील थी, जिसमें से गर्म भाप निकल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से ये एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना था। उस गर्म पानी के झरने को देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, ये सच में एक बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ नहा सकता हूँ। यह कहने के बाद दक्ष ने अपना शर्ट उतारा और सीधे उस प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में कूद गया। उस गर्म झील में जाने के बाद दक्ष का चेहरा खुशी से भर गया। उसने कहा, ये बहुत आरामदायक है। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, तभी अचानक उसने अपने सामने देखा कि झील के पानी में कुछ ही दूरी पर अचानक तरंगें बनने लगी और फिर अगले ही पल एक लड़की का सिर उस जगह से पानी से ऊपर आया। उस लड़की के बाल बेहद मुलायम थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ 17 या 18 वर्ष की ही थी। उसकी भौहें धनुषाकार और चेहरा थोड़ा अंडाकार था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इस दुनिया में सभी महिला साधक बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वो सभी शुद्ध शरीर का अभ्यास करती थी। उस लड़की के चेहरे पर एक प्राकृतिक आकर्षक सुंदरता थी। उसे किसी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं थी। जब दक्ष ने उस लड़की की आंखों में देखा, तो उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि वो लड़की दक्ष को एक जानलेवा दृष्टि से घूर रही थी। दरअसल हिमांशी इस झील में अपनी सांसें रोककर अपना अभ्यास कर रही थी, लेकिन अचानक से इस जगह पर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक अन्य शिष्य को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। इसके अतिरिक्त दक्ष को बिना शर्ट के इस पानी में देखकर हिमांशी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो इस जगह पर, जहां वो अभ्यास करती थी, किसी का भी आना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इधर जब शौर्य ने उस लड़की को देखा, तब उसने तुरंत उस लड़की से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। ये कहते हुए दक्ष तुरंत झील से बाहर आ गया। इसके बाद जब दक्ष ने उस महिला को गौर से देखा, तब वो उसे पहचान गया। हालांकि दक्ष के क्षमा मांगने से हिमांशी का व्यवहार नहीं बदला और वो अभी भी गुस्से में दिख रही थी। आखिरकार 4 पर्वतीय संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि ये स्थान उसका प्रशिक्षण स्थल था। कौन नहीं जानता था कि ये पर्वत उसका था। उसके मन में इस समय सिर्फ यही चल रहा था कि ये दुष्ट शिष्य उसे यहाँ बहकाने के लिए यहाँ आया था। हालांकि इधर दक्ष को वास्तव में नहीं पता था कि वहाँ कोई था। अपने पिछले जीवन में दक्ष एक कायर था और प्रशिक्षण के लिए वो कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आया था। इसलिए उसे नहीं पता था कि ये स्थान हिमांशी का था। भले ही हिमांशी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दक्ष का वास्तव में कोई भी बुरा इरादा नहीं था। उसने तेजी से अपना शर्ट पहना और वहां से जाने लगा। दक्ष को जाता हुआ देखकर हिमांशी ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां से कहां जा रहे हो? यह सुनकर जब दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने पाया कि हिमांशी ने पहले ही अपने हाथों में धनुष और तीर पकड़ लिया है। यह देखकर दक्ष हैरान रह गया,
लेकिन फिर उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हिमांशी ने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। उसने धनुष पर अपने तीर को रखा और खींचने के लिए उसकी डोरी खींच ली। वो दक्ष को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तीर चलाया, जिससे एक तेज आवाज हुई। अगले ही पल हिमांशी का तीर हवा को भेदता हुआ दक्ष की ओर बढ़ गया। इधर उस तीर को देखकर दक्ष की त्योरियां चढ़ गई। उसने आश्चर्य से कहा, इतना मजबूत। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और उसने अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया। जब तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब हवा में तेज लहरों के साथ एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब दक्ष का हैवी वेव पंच उस तीर से जा टकराया, जिससे हिमांशी का तीर जमीन पर गिरने से पहले कुछ सेकेंड के लिए हवा में ही रहा। इसके बाद दक्ष ने गुस्से भरी नजरों से हिमांशी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अभी उस तीर की ताकत लगभग 70 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर थी। यदि ये दक्ष का पिछला जीवन होता, तो वो पहले ही इस तीर से मर चुका होता। दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने दूसरा तीर निकलते हुए कहा, हाँ, तो अब तुम इसमें क्या कर सकते हो? हिमांशी के ये कहने बाद अगले ही पल हिमांशी के पीछे एक मायावी स्वर्ण तीर की छाया प्रकट हो गई, जिसे देखकर दक्ष का शरीर डर से थोड़ा कांप गया। उसके शरीर में अचानक कंपकंपी फैल गई। अगले ही पल वो भ्रामक तीर दक्ष की दिशा में मुड़ गया। भ्रामक तीर एक निर्देशांक तीर था। इसका मतलब था कि वो तीर ये पता लगा सकता था कि सामने वाला लक्ष्य जीवित है या नहीं, और ये पता लगाने के बाद वो स्वचालित रूप से उस पर निशाना भी साध सकता था। वो भ्रामक तीर स्वचालित रूप से सांस लेने वाले लोगों को निशाना बना सकता था। ये उन लोगों की विशेष विशेषताएं और क्षमताओं में से एक थी, जिनके पास तीर की मार्शल भावना थी। टंग धनुष की डोरी से अगले ही पल एक ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर एक चमकता हुआ तीर अचानक से दक्ष की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर दक्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसने तुरंत अपनी मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग किया और दूर चला गया। दक्ष ने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग करते समय हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया था, जिससे हवा की एक तेज लहर उस सुनहरे तीर से जा टकराई, जिससे उस सुनहरे तीर की गति थोड़ी धीमी हो गई। इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया और अगले ही पल दक्ष का हैवी वेव पंच ढह गया, जिसे देखकर दक्ष अपने दांत पीसते हुए वहां खड़ा हो गया। इसके बाद वो तीर बिना रुके सीधे दक्ष के माथे की ओर चला गया। हिमांशी अपने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी साथी शिष्यों से अलग थी और उन्हें सामान्य से हटकर एक उत्कृष्ट शिष्य और प्रतिभाशाली के रूप में माना जाता था। वो साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। अपनी तीर मार्शल भावना का उपयोग करके उसकी ताकत 90 क्रूर हाथियों के ताकत से भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार दक्ष की हैवी वेव पंच स्पष्ट रूप से उसके तीर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हैवी वेव पंच और तीर के टकराव से निकली ऊर्जा के कारण दक्ष नीचे गिर गया। चूंकि हिमांशी की तीर मार्शल आत्मा तीर को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे वो जीवित प्रतीत होता था। दक्ष जहां भी जाता था, वो तीर घूमकर उसके पीछे ही चला जाता था और उसे मारने का प्रयास करता था। हाँ, अगले ही पल दक्ष और वो चमकता तीर अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में गायब हो गए। इसके बाद अगले ही पल दूर से हिमांशी को एक आवाज सुनाई दी, मैं दक्ष इसे हमेशा याद रखूंगा और इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। यह आवाज सुनकर हिमांशी खुद को स्तब्ध होने से नहीं रोक सकी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसका तीर 2 टुकड़ों में कट गया है। इसके बाद उसने पाया कि दक्ष पहले ही वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद हिमांशी ने कहा, ये रोशनी की गति है। दूसरी तरफ जिन 2 शिष्यों ने दक्ष को उस घाटी में प्रवेश करते हुए देखा था, उन्होंने इस समय दक्ष को भागते हुए देखा। दक्ष को जीवित वहां से बाहर आते हुए देखकर वो दोनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, सीनियर हिमांशी ने उस कूड़े के टुकड़े को नहीं मारा। लगता है कि सीनियर हिमांशी मन से उससे लड़ने और उसे मारने को तैयार नहीं थी। अगले कुछ पलों में हिमांशी भी उस घाटी से बाहर आ गई, जिसे देखकर वो दोनों शिष्य से हिमांशी की ओर एकटक देखने लगे, क्योंकि हिमांशी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर कोई जानता था कि हिमांशी बहुत शक्तिशाली थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर कई लोग उससे प्रेम करते थे। वहां कुछ अत्यंत कुशल शिष्य थे, जो उसे बहुत पसंद करते थे। वो शिष्य जो अभी उसकी ओर देख रहे थे, इन अत्यंत कुशल शिष्य की बराबरी नहीं कर सकते थे।
अगर किसी को पता चला कि उन्होंने हिमांशी को एकटक देखने का प्रयास किया है, तो वो कुशल शिष्य उन दोनों को मार देते।